दोस्तों आज की मूवी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज इसको वर्ल्ड की सैडेस्ट वॉर मूवी भी मानते हैं। दोस्तों ये कहानी वर्ल्ड वॉर के टाइम की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों ये मूवी मैंने अपने दोस्त के कहने पर देखी और आज मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया। दोस्तों ये मूवी 1898 में आई थी और यकीन मानो ये मूवी भी सच में काफी ज्यादा हार्ट टचिंग है। कहानी की शुरुआत में हम यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़के को देखते हैं और ये बताता है 21 सितंबर 1945 को इसकी मौत हुई थी, मतलब कि ये मर चुका है। और ये दूर सामने बैठे एक लड़के को देखता है जिसकी हालत काफी खराब है। इसके पाँव में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, शरीर कुपोषण का शिकार हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे ये लड़का अपनी ही बॉडी को देख रहा है कि किस तरह से इसकी मौत हुई। इस लड़के की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इसके आसपास मक्खियां तक भिनभिना रही हैं और यहाँ के आसपास के लोग इसको बस देखकर इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये अकेला नहीं था, इसके साथ कुछ और लड़के भी थे और ये लड़का अब एक नाम लेता है सेंसुको। और ये सभी ट्रेन स्टेशन पे थे। यहाँ पर गार्ड आता है और इसको चेक करके कहता है ये लो एक और मर गया। इनकी अधमरी आंखों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इनकी मौत हो चुकी है। अब कहानी में सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े पहले का सीन देखते हैं। हम आसमान में देखते हैं कि एक एयरप्लेन का ग्रुप आ रहा होता है। दोस्तों ये एक तरह का हवाई हमला था और इसे देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। ये आदमी जिसने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है ये सबको शेल्टर की ओर जाने के लिए कहता है। और अब कहानी में हम इस लड़के को भी देखते हैं जिसको हमने पहले मरा हुआ देखा था। इसका नाम है सेता और यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये कुछ सामान को बाद के लिए दफना देता है और इसकी मॉम और इसकी बहन इसके पास आती हैं और इसको बताती हैं कि ये शेल्टर की ओर जा रही हैं और हमारे लिए जो भी जरूरी सामान हो उसको अपने साथ लेकर ये भी सेंसुको यानी इसकी छोटी बहन के साथ आ जाए। और सेंसुको तुम भी अपने बड़े भाई की सारी बातें मानना, ऐसा कहकर उसकी मॉम अब शेल्टर की ओर चली जाती हैं। अब सेता फटाफट बिना वक्त गंवाए अपने फादर की फोटो लेता है, अपनी बहन की डॉल लेता है, कुछ कपड़े लेता है और अपनी बहन को साथ लेकर वहां से चल देता है। लेकिन ये निकल ही रहा होता है तभी अचानक से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। ये बाहर निकलकर देखता है तो ये एक हवाई हमला था और ये आसमान से जलते हुए बॉम्ब गिरा रहे हैं और इसी वजह से चारों ओर अब आग फैल जाती है। ये सब देखकर सेंसुको सच में काफी ज्यादा डर जाती है। जल्द से जल्द कोई सेफ प्लेस ढूंढता है छुपने के लिए और अब एक जगह ठहर कर हमलों के बंद होने का इंतजार करता है। अब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में सेंसुको बताती है कि उसका एक जूता गिर गया। तो इसका भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको नया जूता लाकर दे दूंगा। ये लड़की अब अपना पर्स दिखाती है और कहती है देखो भैया मेरे पास भी ढेर सारे पैसे हैं। और जब ये अपना पर्स खोलते तो इसमें से ढेर सारे नकली नोट निकलते हैं। इसका भाई प्यार से कहता है वाओ सेंसुको तुम तो कितनी ज्यादा अमीर हो। और अब यहाँ पे एक काली बारिश होने लगती है जो कि धुआंधार इन ढेर सारे हमलों की वजह से हुई थी। और देखो किस तरह यहाँ पर वॉर की वजह से ये घर जल रहे हैं और इस हमले में लोगों की मौत भी हुई थी। सेता की बहन इससे पूछती है भैया क्या हमारा घर भी जल गया होगा। इसका भाई कहता है हाँ जल गया होगा लेकिन हमारे डैड इसका बदला ले लेंगे, तुम देखना वो एक एक को चुन चुन के मारेंगे। सेता ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि इसके डैड नेवी में होते हैं और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जापान की तरफ से अमेरिका के अगेंस्ट में युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ पे हर जगह अब मातम छाया होता है, लोगों ने अपनों को खोया था। इस वजह से विश्व युद्ध की वजह से यहाँ पे हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यहाँ पे कोई तो ये तक बोल रहा था चलो भगवान का शुक्र है मैं अकेला नहीं हूँ जिसका घर जल के राख हुआ है, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं। अब यहाँ दूर कहीं से एक बंदा साइकिल से आता है और अनाउंसमेंट करता है कि अब जल्द से जल्द हर कोई फर्स्ट एलिमेंट्री स्कूल पहुँचे, वहाँ पे हम सभी के लिए फर्स्ट एड स्टेशन बना दिया गया है। सेंसुको बार बार अपने बड़े भाई से अपनी माँ के बारे में पूछ रही होती है और इसको भी लगता है कि इसकी माँ भी वहीं पे गई होंगी। तो सेता अपनी बहन सेंसुको को लेके एलिमेंट्री स्कूल ही चला जाता है। यहाँ पे सेता अपनी बहन का चेकअप करा ही रहा होता है कि इसके पास दौड़ते हुए एक लेडी आती है और कहती है सेता क्या तुम अपनी माँ से मिले। ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ काफी ज्यादा घायल है, तुमको उन्हें देखने जाना चाहिए। तब तक यहाँ सेंसुको को मैं देखती हूँ, तुम जाकर मिल के आओ। सेता जब किसी बॉडी के पास पहुँचता है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात इस चश्मे वाले आदमी से होती है जो कि कहता है सेता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ये आदमी सेता को एक ग्रीन कलर की रिंग दिखाता है और कहता है क्या ये तुम्हारी मॉम की है। सेता इस रिंग को पहचान जाता है तो ये आदमी अब सेता को इसकी मॉम के पास ले जाता है जिनकी बॉडी अब कुछ इस तरह दिख रही है। इसकी मॉम की पूरी बॉडी पट्टियों से ढकी हुई है। यह आदमी कहता है तुम्हारी मॉम पूरी तरह से जल चुकी है लेकिन इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो तुमको इन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। सेताब जब बाहर आता है तो अपनी बहन को उसी लेडी के साथ खेलते हुए पाता है। उसकी बहन के पूछने पर सेता बताता है कि उसकी मॉम अभी थोड़ी बीमार है और अब उन्हें निजी नोमिया शहर में ले जाया जाने वाला है और बताता है अब हम दोनों भी निजी नोमिया शहर ही जाएंगे, वहाँ पे हम दोनों अपनी आंटी के घर रहेंगे। सेता वो अंगूठी अपने बहन के पर्स में डाल देता है और कहता है तुम इसको संभाल के रखना।
ये लेडी सेता के पास आती है और कहती है तुम चाहो तो थोड़े दिन मेरे घर रुक सकते हो। सेंसुको अब लगातार रोने लगती है क्योंकि उसे बस अपनी माँ से मिलना है। तो उसका भाई उसे खुश करने के लिए कुछ इस तरह करतब दिखाने लगता है, लेकिन इस बच्ची को तो बस अपनी माँ चाहिए थी। ये इस पर कोई ध्यान नहीं देती और कहानी में हमें पता चलता है कि सेंसुको की मॉम की अब डेथ हो चुकी है और बाकी डेड बॉडीज के साथ उनकी डेड बॉडी को भी जला दिया जाता है। वॉर होने के कारण हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता और सेता अपनी बहन को पहले ही निजुनोमिया में अपनी आंट के घर छोड़ आया था। और अब जब सेता घर पहुँचता है तो उसकी बहन पूछती है भैया मॉम कहाँ है। सेता ये बात अपनी बहन को नहीं बताना चाहता था तो वो चुप ही रहता है। सेता सेंसुको को कहता है वो अभी बीमार ही है। सेता के पास उसकी आंट आती है तो वो उनको भी यही बता देता है कि उसकी मॉम अभी बीमार है। उसकी आंट कहती है शुक्र है कि तुम्हारे डैड नेवी में थे क्योंकि इसी वजह से उनके परिवार वालों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अगले दिन सेता अपने घर पहुंचकर, जो कि अब तबाह हो चुका है, वहां पे अपने दफनाए हुए सामान निकालता है और यहाँ पे इसको एक कैंडी से भरा डब्बा मिलता है। ये एक कैंडी को खा के बाकी डब्बे को अपने पॉकेट में डाल लेता है और बचा हुआ सारा सामान जो कि दफनाया हुआ था ये एक कार्ट पे लादता है और ले जाकर अपनी आंट को दे देता है। इसकी आंट को इसने इतना सब दिया, इसके बाद भी इसकी आंट कहती है कि आर्मी वालों को तो सब कुछ मिल जाता है और इस तरह इसको ताना मार कर सारा सामान रख लेती है। अब इसकी आंट के पूछने पर यह कहता है कि उसकी मॉम तो 2 दिन पहले ही गुजर चुकी है। इसकी आंट कहते हैं तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो ये बताता है कि इसकी वजह सेंसुको थी, इसीलिए मैंने ये बात को छुपाए ही रखा। इसकी आंट कहती है तुमको ये सब अपने डैड को भी लेटर के थ्रू बता देना चाहिए। अब शाम का वक्त होता है। सेता अपनी छोटी बहन के साथ बाहर आया होता है जहाँ पे भाई बहन थोड़ी मौज मस्ती करते हैं और सेता अपनी बहन को जुगनू दिखाता है यानी फायरफ्लाइज। और सेता अपनी बहन को कहता है प्यार से अपना मुंह खोलो और ये उसके मुंह में कैंडी डाल देता है यानी फ्रूट ड्रॉप्स। और इन फ्रूट ड्रॉप्स का टेस्ट उसको इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो खुशी से झूम उठती है। अब इन दोनों को हम घर पे देखते हैं। इसकी छोटी बहन खेल रही होती है और ये पेपर की कटिंग देख रहा होता है। तभी इसके पास इसकी आंट आती है और कहती है सेता क्या तुम्हें कहीं आना जाना नहीं होता। सेता कहता है कि उस हमले की बमबारी में मेरा घर और मेरा स्कूल दोनों जल गए, तो मैं ऐसे में जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इसकी आंट कहती हैं क्या तुमने अपने डैड को लेटर लिखा। सेता कहता है जी वो तो मैंने 10 दिन पहले ही लिख दिया, लेकिन उसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। अब शाम के वक्त आंट के घर ये सब खाना खा रहे होते हैं। अब इसकी आंट अपनी बेटी और अपने पति को तो रामेन सर्व करती है, लेकिन सेंसुको और उसके भाई को सिर्फ पानी पानी ही देती है। और अब जैसे ही इनका खाना पीना खत्म होता है तो वैसे ही सायरन बजने लगता है तो सबको शेल्टर पर जाकर ही रुकना पड़ता है। वॉर के कारण यहाँ पे कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि कभी भी फाइटर जेट आके हमला करके जा सकते हैं। इस वजह से जैसे ही लोगों को कोई भी ऐसी भनक होती है ये सायरन बजा के चुपचाप अपने शेल्टर में चले जाते हैं। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो शेल्टर्स होते थे यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म माहौल होता था, इस वजह से सेंसुको को भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब अगले दिन सेता अपनी बहन को थोड़ा खुश करने के लिए इसको बीच पर ले जाता है। ये कभी पानी में स्विमिंग करते हैं तो कभी मस्ती में इसका भाई इसको भूत बन के डराता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंसुको के शरीर पे ढेर सारे छाले से हो रखे हैं और ये सब शेल्टर की गर्मी की वजह से ही हुआ है। सेता अपनी बनियान को गीला करके उसके रैसिस पे लगाता है ताकि इससे उसको थोड़ा आराम तो मिले। यहाँ पे खेलते खेलते दूर से इनको एक डेड बॉडी दिखती है। सेता अपनी बहन को उसे दूर ही रखता है ताकि उसको पता न चले कि मौत क्या होती है। अब जब सेता अपनी बहन को लेकर घर वापस लौटता है तो ये देखता है जो कीमती सामान इसने अपनी आंट को दिया था इसमें इसकी माँ की किमोनो भी थी। दोस्तों किमोनो एक तरह की ड्रेस होती है जो कि जापान में पहनी जाती है और इसकी मॉम इससे कहती है कि तुम इसको बेचकर चावल ले आओ क्योंकि वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। इसके बदले में हमको 1 बोरी चावल मिलेगा। सेता कहता है सच में 1 बोरी चावल। उसकी मॉम अब सारे कपड़े निकालने लगती है, लेकिन इस बात के लिए सेंसुको बिल्कुल भी राजी नहीं होती। ये रो रो के अपनी आंट का हाथ पकड़ती है और रोकती है और कहती है ये उसकी मॉम की है, इसको मत बेचो। सेता अपनी बहन को संभालता है और अपनी आंट को उन कपड़ों को बेचने देता है। अब सेता की आत्मा कभी वो पल याद करती है जब उन्होंने कभी एक साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करवाई थी। इसमें इसकी मॉम ने वही किमोनो पहना था और ये वो अच्छा समय था जब इनका पूरा परिवार एक साथ रहता था। इन विश्व युद्ध के कारण आज सब बिखर चुके हैं। इसकी आंट अब इसको लाकर एक जार में चावल दे देती है। सेता खुशी से कहता है देखो सेंसुको अब तो हम चावल खाएंगे। सुबह इसकी आंट अपने पति और अपनी बेटी को तो चावल देती है, लेकिन सेंसुको और सेता को नहीं देती।
तो इसका भाई कहता है सेंस को अभी तुम खिचड़ी खा लो, दोपहर के वक्त हम चावल खा लेंगे। लेकिन इसकी आंट तुरंत मना कर देती है ये बोलकर कि चावल तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको तो दोपहर में भी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। इसकी आंट इसको डांट कर कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुमको ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उनको अच्छे पोषण वाला खाना मिलना चाहिए। और ये फिर इनको ताना मारकर कहती है कि इनका हिस्सा तो इनको पहले ही दे दिया गया है। सेंस को कहती है कि चावलों पर तो पहला हक हमारा ही होना चाहिए क्योंकि वो हमारी मॉम की किमोनो को बेच कर आया है। अब इसकी आंट कहती है तो फिर तुम मुझे चोर बता रही हो, 2 अनाथ बच्चों को पालने का सिला तुम मुझे इस तरह दोगे। और उसकी आंट तो अब ये भी कह देती है कि कल से तुम अपना खाना अपने आप बनाना। अब सेता अपनी बहन को लेकर दोबारा पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने डैड को एक बार फिर से लेटर लिखता है और किसी शॉप से स्टोव और बर्तन अलग से खरीदता है क्योंकि अब तो ये अपना खाना अलग ही बनाने वाले हैं। अब ये भाई बहन अपना खाना आंट के गार्डन में बनाने लगते हैं और अंदर घर में बैठकर इसकी आंट और इसका परिवार खाना खा रहा था। इसकी बेटी पूछती है मॉम क्या आप उन पे गुस्सा हुई थी? इसकी मॉम कहती है हाँ गुस्सा हुई थी, लेकिन शायद इन्होंने अपना खाना अलग बनाना ज्यादा बेहतर समझा, न कि मुझसे माफी मांगना। सेता को अब खाने की कमी पड़ती है तो चावल लेने जाता है तो इसको बताया जाता है कि राशन अब अगले महीने ही आएगा और अभी के लिए इसको बस थोड़ा सा चावल मिलता है। और अब अगले सीन में दोपहर के वक्त किसी कारण से सेंस को रो रही होती है तो इसको चुप कराने के लिए इसका भाई इसको फ्रूट बॉक्स देता है, लेकिन ये क्या इसमें से तो फ्रूट निकलते ही नहीं। तो इसकी बहन और रोने लगती है तो इसका भाई सेता इससे इस बॉक्स को लेकर थोड़ा हिलाता है तो इसमें से 2-4 ड्रॉप्स निकलती हैं। सेंस को इस छोटे वाले टुकड़े को खा लेती है और अपनी इच्छाओं को मारकर बड़े वाले टुकड़े को बाद के लिए रख देती है। अब शाम का वक्त था, ये कैंडी तक खत्म हो चुकी थी। इसका भाई इस कैंडी बॉक्स में पानी भरता है और इसको छलता है और फ्रूट बॉक्स का एक फ्लेवर्ड वाटर अपनी बहन को देता है। इसकी बहन इसको सेक करके पीती है तो इसको काफी टेस्टी लगता है। इसका भाई कहता है सेंस को सारे फ्रूट्स का टेस्ट तुम एक ही बार में ले लो। अब ऐसे यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं, ये दोनों शेल्टर में होते हैं। तो एक दिन इसकी बहन इससे कहती है इसको अब यहाँ पे और नहीं रहना, इसको अपने घर जाना है। तभी सेता को याद आता है कि जब वो अपनी आंट के घर पे थे तो उस समय ये पियानो बजा रहे थे। तो इस समय भी इसकी आंट ने इसको ये बोलकर ताना मारा था कि ऐसे युद्ध के समय में तुम पियानो कैसे बजा सकते हो, क्या तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है? सेता अपनी यादों से बाहर आता है और कहता है कि हमको यहीं रहना चाहिए, ये शेल्टर उनके लिए बेहतर होगा, ये हमारे लिए बेहतर होगा। दोस्तों ये एक केव थी, इसके आसपास कोई नहीं रहता था और ये अपनी बहन से इसी को अपना घर बनाने की बात करता है। इसकी बहन तुरंत उछलकर कहती है देखो भैया यहाँ पे हमारा किचन होगा और यहाँ पे हम ये बनाएंगे। इसकी बहन यहाँ पे अपनी आंट के घर से ज्यादा खुश है। सेंसुको और उसका भाई अब अपना बचा खुचा सारा सामान लाद कर उस शेल्टर के पास ले आते हैं और ये काट उधार की थी तो ये इसके ओनर के पास जाता है, इसको वापस करता है और साथ ही ये भी पूछता है कि क्या हमारे लिए कुछ रॉ फूड होगा। ये कहता है काफी ज्यादा तो नहीं पर तुम दोनों के लिए इनफ है। अब सेंसुको और सेता अपना सामान लेकर चलते हैं और ये काफी खुशी मर्जी से अपना दिन का खाना बनाते हैं। और बड़े दिनों बाद आज वो दिन आया था जब इन्होंने पेट भर के खाना खाया था। सेता अपनी छोटी बहन से कहता है सेंसुको अगर खाना नहीं हुआ तो हमें मजबूरी में मेंढक भी खाना पड़ सकता है। एक शाम की बात है, सेता रिवर में कुछ बर्तन धो रहा होता है तो उसके पास उसकी बहन आती है। सेता कहता है रात हो चुकी है, बहन अपने शेल्टर में जाओ। इसकी बहन कहती है वहाँ ढेर सारे मच्छर हैं जो कि काट रहे हैं और वहाँ पे काफी अंधेरा भी है। सेता अब हल्का होने जाता है तो इसको आइडिया आता है रोशनी के लिए इनको ही जुगनू पकड़ लेने चाहिए, ये काफी बेहतर आइडिया होगा। अब ये दोनों भाई बहन ढेर सारे जुगनू को पकड़ के अपनी मच्छरदानी में डाल देते हैं। अब ये दोनों आराम से सोते हैं। सोते सोते ये लड़का बात करता है कि एक बार की बात है, मैंने अपने डैड के शिप को देखा था। और अब सेता देशभक्ति वाले गाने गुनगुनाने लगता है। ये देखता है कि इसकी बहन तो सो चुकी है। अब सुबह होती है तो ये देखता है कि इसकी बहन बाहर एक बड़ा सा गड्ढा कर रही है और सेंसु को मरी हुई उन फायरफ्लाइज को यानी जुगनू को दफना रही थी, बिल्कुल जिस तरह वॉर के टाइम पे उन डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। ये कहती है कि भैया इन फायरफ्लाइज की एज इतनी कम क्यों होती है और ये इनको कुछ इसी तरह दफना रही है जैसे फिलहाल में इनकी मॉम को दफनाया गया। इसका भाई हैरान हो जाता है कि सेंसुको को इसकी मॉम की मौत के बारे में कैसे मालूम पड़ा। सेंसुको बताती है कि ये बात उसको उसकी आंट ने बताई थी और कहा था कि अब उसकी मॉम कभी भी वापस नहीं आने वाली। और ये बात सुनकर सेता और जोर जोर से रोने लगता है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी उसने अपने भाई को परेशान नहीं किया। सेता अपनी बहन से कहता है कि हम अपनी माँ की कब्र पे एक दिन जरूर जाएंगे।
अब ये दोनों भाई बहन फार्मर के पास पहुंचते हैं कुछ चावल के लिए, लेकिन ये फार्मर कहता है कि वॉर टाइम होने के कारण उसके खुद के लिए चावल काफी कम पड़ रहा है और इसी वजह से वो और चावल नहीं दे पाएगा। ये दोनों भाई बहन अब वहाँ से खाली हाथ ही लौटते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते इनको ऊपर एक फायर प्लेन दिखता है। तो जान बचाने के लिए सेंसुको को लेकर सेता किसी झाड़ी में कूद जाता है और वहाँ पे इनको कुछ वेजिटेबल्स दिखते हैं। सेता कुछ तो खुद खाता है और कुछ अपनी बहन को देता है। ये रास्ते में चल रहे होते हैं, इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स भी ले रखे होते हैं। रास्ते में चलते चलते एक आदमी को इन पे शक होता है, लेकिन सेता तुरंत अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन सेता अपनी बहन के बालों में जू ढूंढ रहा होता है और शेल्टर की गर्मी के कारण इसके रैशेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और खाना सही से ना मिल पाने के कारण पोषण की भी कमी है और इसका पेट भी खराब है, इसको डायरिया हो रखा है। सेता अब अपनी बहन के लिए चोरी भी करता है। ये आधी रात को गन्ना चुराने जाता है, लेकिन फार्मर इसको पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाते बचाते कीव तक पहुंचता है और वहाँ पे इसके पीछे पीछे फार्मर भी आ जाता है। यहाँ पे फार्मर इनके पास और भी सारी सब्जियां देखता है। ये लड़का इससे माफी मांगता है कि ये सब इसने अपनी बहन के लिए किया। इस समय इसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन ये फार्मर इस पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और इसको पीटता हुआ पुलिस स्टेशन तक ले जाता है। ये पुलिस वाला देखता है कि इस फार्मर ने पहले ही मार पीट के इस लड़के की इतनी बुरी हालत कर रखी है, तो ये कोई एक्शन नहीं लेता और उल्टा इस फार्मर को वहाँ से भगा देता है और सेता को भी समझाकर वहाँ से बाहर भेजता है। सेता पुलिस स्टेशन के बाहर आता है तो देखता है कि उसका पीछा करते करते सेंसुको भी वहाँ तक आ चुकी थी। सेता की बहन इसको गले लगा लेती है। ये लड़का अब और जोर से रोने लगता है। इसकी बहन कहती है अगर उसको कहीं पे दर्द हो रहा है तो इसको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। सेता अपनी बहन को गले लगा लेता है क्योंकि वो सही से अपनी बहन तक का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा। सेता ने इसी वॉर टाइम पे एक काफी घातक आइडिया निकाला था। जब भी आसमान से हवाई हमले होते तो हर कोई अपने शेल्टर में होता, तो अपनी जान को दांव पे लगाकर ये उनके घरों में जाकर बचा हुआ खाना और कपड़े चोरी करता। ऐसे मुश्किल समय में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर को छोड़कर शेल्टर में जाते थे, ये उन्हीं के घर में जाता था। और अब जब अगली बार हमला होता है तो ये एक किमोनो चुरा कर लाता है और उसके बदले अपनी आंट से राइस लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आंट इसको रद्दी बोलकर वापस लौटा देती है। वॉर के कारण अब हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सेता अब जब शेल्टर के पास वापस लौटता है तो यहाँ पर अपनी बहन को बेहोश पाता है। एक बार को तो सेता के दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि इसकी बहन के ऊपर मक्खियां भी भिनभिना रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये डरते हुए अपनी बहन को बुलाता है तो इसकी बहन आंखें खोलती है। सेता अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर बताता है रैसिस, डायरिया ये सब पोषण की कमी के लक्षण है। डॉक्टर बताता है तुम इसको खाना खिलाओ। सेता कहता है मैं इसको खाना कहाँ से खिलाऊं, आप इसको कोई दवाई दे दो या फिर इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर कहता है इसको बस खाने की जरूरत है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये लड़का अब डॉक्टर पे ही चिल्लाने लगता है। और अब सेंसुको अपनी बहन को लेकर जब ये बाहर आता है तो वहाँ एक गोले वाला होता है। तो फिर उसके जाने के बाद जो बची हुई बर्फ वहाँ पे गिरी थी उसकी ऊपरी परत को उठाकर अपनी बहन को खिलाता है। अपनी बहन से पूछता है सेंसुको बताओ तुम क्या खाना चाहोगी। इसकी बहन ढेर सारी फरमाइश करती है और साथ ही अपनी पसंदीदा फ्रूट ड्रॉप्स की भी। इसका भाई सेता कहता है चिंता मत करो सेंसुको, मैं बैंक से पैसे निकालूंगा और तुम्हारी सारी फरमाइश पूरी करूंगा। इसकी बहन कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। सेंसुको ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जब हवाई हमले होते थे तो इसको अकेला छोड़कर ये खाना लेने जाता था। अब अगले दिन जब ये लड़का बैंक से पैसे निकालने जाता है तो इसको खबर मिलती है कि जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। ये बात सेता को हजम नहीं होती और ये बगल में खड़े बुजुर्ग आदमी से पूछता है क्या सच में हमारे देश ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। वो आदमी बताता है हाँ ऐसा ही हुआ क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था। और ये अपने डैड की फोटो देखता है और इसको खबर मिलती है कि हमारे नेवी के सारे शिप डूब चुके हैं। ये अपने डैड को कहता है आई हेट यू। और अब इसके डैड की भी मौत हो चुकी है। अब इनके परिवार में सिर्फ सेता और इसकी बहन ये दोनों ही बचे हैं। सेता अब केव के पास पहुंचता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाया हूँ। और सेता भूख के मारे सिर्फ टॉफी खा रही होती है। सेता देखता है उसके पास जो डब्बा है उसमें कैंडीज नहीं बल्कि मार्बल यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। सेता अपनी बहन का मुंह चेक करता है तो उसमें कोई कैंडी नहीं बल्कि वही मार्बल होते हैं। सेता अपनी बहन को उठाता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेकर आया हूँ और वो भी बिना चोरी किए। इसकी बहन के पास दो छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये कहती है देखो भैया स्टीम राइस बॉल्स, आप भी इनको खा लो। और अब तो ये लड़की भूख के मारे अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठी है। सेता अब दुखी होकर रोने लगता है और अपनी बहन को थोड़ा सा वाटरमेलन खाने के लिए देता है। इसकी हालत अभी भी बेहोशी में ही थी। ये अपने भाई को धन्यवाद करती है। सेता अपनी बहन के लिए खाना बनाने जाता है। इसकी बहन यहाँ पे लेटी होती है और अब बैकग्राउंड से आवाज आती है सेता की कि सेंसुको इसके बाद से फिर कभी नहीं उठी। सेता की मॉम, डैड, इसकी बहन
सब इस दुनिया से जा चुके हैं। पूरी रात तक श्वेता अपनी बहन के पास लेटा रहता है और हमें इसकी बहन के साथ बिताई हुई यादों को देखने लगते हैं। अगले दिन अपनी बहन के अंतिम संस्कार के लिए ये एक बॉक्स खरीदने जाता है। वहाँ पे आदमी कहता है कि ज्यादा कपड़ों का इस्तेमाल मत करना और सूखी लकड़ियाँ इनका प्रयोग करना। उस टोकरी में अपनी बहन को लेटाता है और उसके साथ उसके सामान, उस फ्रूट बॉक्स और उसकी डॉल को रख देता है। लेकिन ये इसमें से इस फ्रूट बॉक्स को आखिरी निशानी के तौर पर उठा लेता है और एक बार फिर अपनी बहन का चेहरा देखकर बॉक्स को बंद करता है और चारकोल को अग्नि देता है। और जब तक उसकी चिता जलती है तब तक उसके पास ही बैठा रहता है। श्वेता का पूरा परिवार इस दुनिया से खत्म हो चुका है। उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता और उसकी एक आंट थी, उसके बारे में तो आप जानते ही हो। ये पूरी शाम तक बैठा होता है और अब अगले दिन उस राख को भर के उस फ्रूट बॉक्स में बंद करके रख लेता है और वहाँ से दूर कहीं चला जाता है और दोबारा इस शेल्टर के पास फिर कभी नहीं आता। और यही सब सहते सहते ये शरीर से भी कमजोर हो चुका था और दिमाग से भी। और चलते चलते जब ये एक स्टेशन पे पहुँचता है तो इसी स्टेशन में इसकी मौत हो जाती है और इसके हाथ में वही फ्रूट बॉक्स होता है। और जब ये यहाँ के कर्मचारी को मिलता है तो ये इसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे उसकी राख उस फ्रूट बॉक्स के बाहर आ जाती है और सेल्सको की स्पिरिट इसी वजह से बाहर आती है। और यही वाला सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अपने मरे हुए भाई यानी श्वेता की स्पिरिट को इसकी स्पिरिट देखती है और अब इनकी नजरें किसी ऐसे शहर को देख रही थी जो कि पहले से काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। और इसी के साथ इस सैडेस्ट वॉर फिल्म का यहीं पे एंड होता है। दोस्तों, ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और इसके राइटर की 2 सिस्टर की कुपोषण के कारण ही मौत हुई थी और साथ ही इस राइटर के अडॉप्टेड फादर भी बमबारी में मारे गए थे और इस सब की वजह सिर्फ विश्व युद्ध था। और आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे फिर से एक बार नई एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।